बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की व्लॉग में नाज़रीन दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहली तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस, उन्होंने कैसे सबकी दौड़ें लगवा दी हैं। नवाज़ शरीफ की गिरफ्तारी का बड़ा फ़ैसला, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। कानूनी तौर पर नवाज़ शरीफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि उनकी गिरफ्तारी हो। इस पर कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक बड़ा फैसला है, वो आपके सामने मैं रखूंगा। और दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान जो है वो एक मरतबा फिर से जीत गया है। मुफाहमत के लिए इस वक्त इमरान खान साहब के मिन्नत तरले किए जा रहे हैं। एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब को पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब से मुफाहमत के हवाले से ये जो मैसेजेस हैं ये पहुंचाए जा रहे हैं। ये मैसेजेस क्या हैं, इमरान खान साहब को अब क्यों इवन के नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड और इधर बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वेंशन तक नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पैगामात हैं, फिर इन पैगामात का क्या मकसद है, कौन ये पहुंचा रहा है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बड़ी खबर है वो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ कि वो असल में है क्या। अच्छा, एक तो नाज़रीन नवाज़ शरीफ की जिस तरह से हिफाजती ज़मानत हुई और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनकी, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक उनकी पेशी नहीं हुई और दोपहर में कहीं 2:30-3 बजे तक जाकर उनके केस की समाअत जो है वो होना है। लेकिन कल के भी दोपहर के व्लॉग में मैंने कुछ डिफ्रेंशिएट की थी चीज़ें कि नवाज़ शरीफ कानूनी एतबार से उनकी गिरफ्तारी बनती है और उसकी कुछ रीज़न्स, और आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस जो हैं उनका एक जो फ़ैसला है वो भी आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा। वो क्या था और उसमें किस तरह से मुल्ज़िम और मुजरिम के लिए दो डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। अच्छा, एक तो नाजरीन ये जो एक बड़ा फ़ैसला है उसमें आपने ये चीज़ सामने रखनी है कि जब नवाज़ शरीफ ज़मानत लेकर गए थे बाहर और उसके बाद वापस नहीं आए थे, तो उसके बाद जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने जमा करवाई कि ये उनको मसाइल हैं, तो वो मुस्तरद हो चुकी थी उस वक्त ही। यानी कि अगर अभी आज अदालत में पेश होने के बाद वो यही जवाब देंगे कि जी मेडिकल के ऊपर थे और ये हमारी रिपोर्ट्स हैं, तो उस वक्त मुस्तरद हो चुकी हैं। तो इसका मतलब है कि वो आज भी अगर कानूनी एतबार से देखा जाए, कानूनी पॉइंट्स को देखा जाए, तो ये दलील बहुत वैलिड है कि आज उनकी वो रिपोर्ट्स फिर एक्सेप्ट नहीं हो सकती। फिर दूसरे नंबर पर उस वक्त भी जो एक फ़ैसला आया था, उस फैसले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। यानी कि जब नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी या भगोड़ा जो है वो करार दे दिया गया था, उस फैसले की मैं बात करता हूँ। उस फैसले में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो उसमें यह कहा गया जी कि कानूनी भगोड़ा अपने कानूनी हक खो बैठता है और मेरिट पर ज़मानत की रियायत नहीं दी जा सकती। यानी कि अच्छा, इसमें पहले दो मज़ीद पॉइंट भी आप सुन लें। फिर इसमें चूँकि बड़ा एक बारीक सा फ़र्क मुल्ज़िम और मुजरिम को लेकर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी इस तरह के कुछ फ़ैसलों की एग्जांपल्स मिलती हैं। वो पहले दो पॉइंट्स और भी सुन लें, फिर वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, फिर इसके अलावा मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में ट्रायल को कलअदम करार दिया गया, लेकिन इस केस में मुल्ज़िम ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होते रहे हैं और अपील कुनिंदा हिरासत में था और ज़मानत पर बाहर गया। अच्छा, कुछ फ़ैसलों का हवाला दिया जाता है जी कि जो मुल्ज़िम है उसकी गैर मौजूदगी में जो फ़ैसला है ट्रायल को कलअदम करार देने का, या उसकी गैर मौजूदगी में कोई जो फ़ैसला है वो नहीं दिया जा सकता। अच्छा, इसमें उस फैसले में भी लिखा गया और इसका फ़र्क भी आपको वाज़ेह समझाता चलूँ कि जब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अगर ट्रायल चल रहा हो किसी केस का और तब वो इस तरह से बाहर जाते और वापस आते, तो फिर उनकी जो ज़मानत है, हम कह सकते थे कि ठीक है उनकी ज़मानत हो गई और उनकी गिरफ़्तारी नहीं होगी। लेकिन नवाज़ शरीफ के केस में यह है कि नवाज़ शरीफ ऑलरेडी सज़ा याफ्ता, उनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है और वो मुजरिम है, और फिर उसके बाद भगोड़े इश्तिहारी उनको करार दिया गया। तो इस वजह से वो वाली चीज़
कानूनी जो एक ये अपने हक में चीज़ लेना चाहते हैं वो इस सिनेरियो के अंदर इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर कल भी वीलॉग मैंने आपको बताया था कि जो तोशा खाना का केस था जो कि ट्रायल कोर्ट में एहतसाब अदालत में चल रहा है नवाज शरीफ के अगेंस्ट, उसमें नवाज शरीफ को ठीक है गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि वो जो ट्रायल है वो भी चल रहा है, अभी उस केस में उनके ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ, अभी वो उस केस में मुलजिम है। लेकिन ये वाले जो दो अल अजीज़िया और एवन फील्ड था इसमें वो उनके ऊपर साबित हुई थी चीज़ें और वो अपील में आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और यहाँ से फिर उन्होंने 4 हफ्तों की 8 हफ्तों की ज़मानत ली लाहौर हाई कोर्ट से भी क्योंकि ली और फिर उसके बाद वो बाहर चले गए और फिर उसके बाद वो वापस नहीं आए। तो एक चीज़ तो आपने ये जहन में रखनी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो आज ये मौक़िफ़ भी अपनाएंगे कि मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं उसकी बुनियाद के ऊपर आप एक्सेप्ट कर लें, वो भी उस वक्त का जो फैसला था वो भी मैं आपके सामने रखता हूं और ये भी आज क्यों कानूनी तौर पर रिजेक्ट होंगी वो भी आपको समझाता हूं। अच्छा, मजीद आगे उस फैसले में लिखा गया था जी कि अपील कुरिंदा को फेयर ट्रायल दिया गया इसलिए इसे कोई फ़ायदा नहीं, यानी कि आपको ट्रायल फेयर दे दिया गया तो इसलिए आपको अब उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं दिया जा सकता कि जिस तरह जो कि एक मुलजिम को होता है कि उसके पास कि उसका ट्रायल ही मुकम्मल नहीं हुआ, आपका तो ट्रायल मुकम्मल होकर सज़ा हो चुकी है तो इसलिए आपको फ़ायदा नहीं दिया जा सकता जी कि आप वापस आएँ तो आपको गिरफ्तार ना किया जाए। अच्छा, मुनासिब ट्रायल के बाद सज़ा सुनाई गई, ज़मानत के बाद बाहर मुल्क चले गए और बग़ैर किसी जवाज़ की अदालत के सामने पेश ना हुए और बहुत सी पेशियों पर गैर हाजिर रहे। यानी कि यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर रही है, नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो ये कहते हैं जी कि हम जमा करवाते रहे हैं वो मुस्तरद करती रही क्योंकि जब ये वापस नहीं आए अपने टाइम जब इनका ख़त्म हो गया ज़मानत का तो केस तो पीछे चलता रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर फिर जाहिर सी बात है पूछा जाना था, उन्होंने ही ज़मानत दी थी तो फिर वहाँ पर यह कहा गया उस फैसले में कि ये बाहर गए और बगैर किसी जवाज़ की अदालत के सामने पेश नहीं हुए। इनका जवाज़ क्या था? मेडिकल रिपोर्ट्स। तो मेडिकल रिपोर्ट्स मुस्तरद हुई तो इसलिए अदालत ने कहा कि कोई जवाज़ नहीं है आपके पास, आपने पेश होना था। फिर इसके अलावा नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए और बगैर किसी जवाज़ और बुनियाद की इस अदालत के सामने पेश ना हुए, इसलिए अदालत के पास कोई ऑप्शन ना था कि इन्हें कानूनी भगोड़ा जो है वो करार दिया जाए। अच्छा, ये अदालत का उस वक्त का फैसला था। अब इसमें से दो चीज़ें निकली, एक तो मेडिकल रिपोर्ट्स मुस्तरद और दूसरा ये कि पहले नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी देनी है और फिर इस फैसले में ये भी लिखा था कि जब वो वापस आएंगे तो तब वो दरख्वास्तें दे सकते हैं, जो कि अभी इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं अपील की बहाली के लिए कि इनकी जो अपीलें हैं वो बहाल कर दी जाएं और फिर उनके ऊपर जो फैसला है वो किया जाए। लेकिन उससे पहले क्या करना था, इन्होंने पहले गिरफ्तार होना था। ठीक है, हिफाजती ज़मानत ले ली, अब वो सरेंडर करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी पहले इन्होंने गिरफ्तार होना है और फिर उसके बाद अदालत के सामने पेशी और वो वापस जो इनकी अपीलें हैं वो बहाली की जो दरख्वास्त है उनके ऊपर समात होगी। तो कानूनी पॉइंट को देखा जाए तो नवाज शरीफ का कोई उनके पास ऐसा वो अब दलील नहीं रही कि जिसकी बेस के ऊपर वो ये कह सकें कि उनको जो है वो पहले उनकी गिरफ्तारी ना की जाए, क्योंकि वो केसेस उनके ऊपर साबित थे और वो अपीलों में वो आए हुए थे, उनके ऊपर ट्रायल नहीं चल रहा था। ट्रायल जिस केस में चल रहा था, तोशा खाना वाला केस जो था, उसमें हो सकता है उनकी आज जमानत हो जाए चलें, वो ठीक है। लेकिन ये जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इनमें यह है कि पहले गिरफ्तारी और फिर उसके बाद अपीलों के ऊपर जो समात है वो होनी चाहिए। और फिर इसमें मैंने कल के व्लॉग में इमरान खान साहब की भी एग्जांपल रखी थी कि इमरान खान भी जब तोशा खाना केस में उनको सज़ा हुई तो वो अपील में आए, तो अपील में ये नहीं हुआ कि एक ही दिन में उनकी सज़ा मुअत्तली हुई हो और जो है वो रिहा हो गए हों। जब वो अपील में आए तो पहले नोटिस हुए, नोटिस के बाद 23 दिन के बाद जाकर उनका जो सज़ा थी वो मुअत्तल हुई और फिर उसके बाद आगे केस चला। तो नवाज शरीफ की भी अगर आज जो अपीलें सुनी जाएंगी तो पहले नोटिस होंगे दूसरी तरफ, लेकिन हमने हिफाजती ज़मानत जब इमरान खान साहब की हुई तब भी देखा कि नैब ऑलरेडी मौजूद थे कोर्ट में बगैर नोटिस के ही, और उन्होंने फिर आकर जो नैब का बयान था। तो अगर आज ऐसा होता है तो फिर सेम सिनेरियो के अंदर दो मुख्तलिफ फैसले और फिर उसके बाद नवाज शरीफ का अगर मामला देखा जाए तो वो तो इतने अरसे से बाहर रहे और ऑलरेडी अदालत जो है वो पहले उनके किसी भी जवाज़ को मुस्तरद कर चुकी है। तो फिर अगर आज एक्सेप्ट करती है तो ज़ाहिर सी बात है फिर एक और जो बड़ा सवाल है वो इस मामले के ऊपर पैदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी चीज़ें सारी चल रही हैं, नवाज शरीफ वापस आए हैं और जितनी कॉन्फिडेंट है नून लीग, तो उससे तो यही लगता है कि आज नवाज शरीफ गिरफ्तार नहीं होंगे।
होंगे। लेकिन जो कानूनी पहलू कुछ मेरी दानिश के मुताबिक हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं उसके मुताबिक मैंने आपके सामने रखे। हाँ, इसमें नून लीग एक अपने हक में वो कहती है कि जो अपील होती है वो ट्रायल का ही तसलसल होती है, यानी कि वो अपील को भी ट्रायल ही समझ रहे हैं। तो अपील को अगर ट्रायल समझा जाए तो उस सूरत में देखा जाए तो उस सूरत में वो इसको अपने हक में यूज़ करने के हवाले से कह रहे हैं। लेकिन चूँकि ऑलरेडी ये कहा जा चुका है जी कि इस केस में उनको फ़ायदा जो है वो नहीं लिया जा सकता ट्रायल का। तो बहरहाल देखें, आज जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन कोई 4-5 घंटे हैं अभी नवाज़ शरीफ की अपील के ऊपर समाअत होने में, और फिर उसके बाद आज उन्होंने पेश भी होना है। और इसके ऊपर सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल रशीद साहब, हाई कोर्ट के हमारे कोलीग भी हैं, उन्होंने ही एक ट्वीट भी तंज़िया की हुई थी, क्योंकि आज ये पता चला कि नवाज़ शरीफ की ये जो हैं दरख्वास्तें, इनके ऊपर कोई 2-2:30 बजे के बाद जो समाअत है वो शुरू होगी। तो इस पर उन्होंने तंज़िया ये लिखा भी कि मौसूफ साहब जो हैं वो भी चूँकि आराम फरमा रहे हैं और वो अभी उठेंगे फिर वो अदालतों में आएंगे, तो इसलिए इतनी जल्दी क्यों इनको लगाया जाए, इसको आराम से जो है वो 1:30 बजे 2-2:30 बजे के बाद जाकर वो जो केसेस हैं वो सुने जाएंगे। तो बहरहाल जो खसूसी बेंच बनाया गया है चूँकि नवाज़ शरीफ की इन दरख्वास्तों के ऊपर, तो पहले इस तरह से होता है हाई कोर्ट में कि सिंगल बेंचेस समाअत करते हैं, फिर उसके बाद डिवीज़न बेंचेस होते हैं या लार्जर बेंच वगैरह कोई हो, तो उसके बाद उसका टाइम आता है, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे 11:30 बजे तक वो होता है। फिर उसके बाद 12 साढ़े 12 के बाद डीबीज़ वगैरह बैठती हैं। फिर उन डीबीज़ के बाद ये होता है कि जो स्पेशल डीबीज़ यानी कि 2 रुकनी बेंच, तो स्पेशल बेंच जो होता है फिर उसकी बारी आती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टाइम 2-2:30 जो है उसके करीब चला ही जाता है। तो बहरहाल फिर इसी तरह से एहतसाब अदालत जो है, एहतसाब अदालत में तो ऐसा सीन नहीं होता, वहाँ पर तो एक ही जज हैं मोहम्मद बशीर साहब उस अदालत के, और उन्होंने केसेस सुनने हैं, तो उन्होंने भी मेरे ख्याल गालबन कोई 2 बजे के करीब का जो वक्त है वो दिया है। तो बहरहाल आज ये जो केसेस की समाअत है वो होनी है। दूसरी तरफ नाजरीन, जो इमरान खान साहब से मुफाहमत की इस वक्त बातें हैं, इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, तीनों बड़ी जमातें हैं और तीनों बड़ी जमातों की जानिब से मुफाहमत का जो पैगाम है वो आ चुका है। पीपल्स पार्टी खुलकर ये कह रही है मुफाहमत के पैगाम के हवाले से और इलेक्शंस के हवाले से। नवाज़ शरीफ जो हैं इवन कि उनकी पार्टी मुफाहमत के हवाले से कह रही है, और इवन कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो मुफाहमत के हवाले से कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं जी कि सारी जमातों को, पार्टीज़ को साथ लेकर चलना है। अच्छा, अब ये मैसेज है इमरान खान साहब के लिए कि आप हमारे साथ मुफाहमत करें, और मैसेज क्यों है इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता चलूँ। इस वक्त जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, यानी कि इवन के कन्वेंशन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करने दिया जा रहा। वो कन्वेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पुलिस पहुंची हुई है, सबको उठाकर गिरफ्तारियां डाल रही है और जेलों में लेकर वो जा रही है। इस सूरत हाल में इलेक्शन जब होंगे तो कोई भी इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो कल तारिक मतीन साहब हैं, उन्होंने ये एक शेयर भी की हुई थी अपनी ट्वीट में, ये तारीख में पहले ऐसे इलेक्शन होंगे जिनका ये नहीं पता, इलेक्शन की तारीख का नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन ये पता है कि इलेक्शन कौन जीतेगा। यानी कि इशारा इसी तरफ था कि नून लीग के हवाले से कि उनके साथ शायद कोई सेटलमेंट हो गई है और वो ये जो इलेक्शन है वो जीतेंगे। लेकिन इमरान खान जो है वो इन तमाम तर चीज़ों, सख्तियों के बावजूद जिस तरह से डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ के ऊपर, और दूसरा ये कि इलेक्शन में किसी सूरत में भी अगर इमरान खान की जो जमात है, उसके जो उम्मीदवार हैं, अगर वो हिस्सा लेते हैं तो आप लोग नहीं जीत सकते। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं तो फिर तो किसी सूरत आप आ ही नहीं सकते। इमरान खान तो 3/4 अक्सरियत तक इस वक्त उसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसकी जो सीट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो मुफाहमत का मैसेज है ये एक पहुंचा भी नहीं है इमरान खान की तरफ। ताकतवर हलकों के हवाले से भी बताया जा रहा है जी कि वो भी इमरान खान साहब के हवाले से जो राब्ते वगैरह, लेकिन खान साहब जो हैं एट द एंड वो किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो डटे हुए हैं। और ज़ाहिर सी बात है, इतने सारे जो हज़ारों की तादाद में कारकुनान गिरफ़्तार हैं या रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार हैं, तो ये जो सारी सख्तियाँ और वो चीज़ें इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि इमरान खान डटा हुआ। अगर इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से हट जाते हैं तो फिर वो जो सारी उनकी कुर्बानियाँ हैं
वो भी रहेगा। और इमरान खान साहब इस वक्त अगर अवाम के दिलों में भी है तो वो इसी वजह से ही है, और अवाम की सपोर्ट इसी वजह से इमरान खान के लिए कि वो डटे हुए हैं। तो अगर वो अपने मौक़िफ़ से हट जाते हैं, एनआरओ दे देते हैं, तो फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अवाम उनके साथ उस तरह से खड़ी होगी, अगर इस चीज़ से वो पीछे हटते हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो इस तरह की किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और यही इस वक्त मसला बना हुआ है कि अगर इस सूरत हाल में इलेक्शंस होते हैं तो फिर इन इलेक्शंस को बाद में जो अवामी रद्द अमल आएगा, अवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो फिर किस तरीके से चीज़ों को आप आगे लेकर चलेंगे। एक अनसर्टिनिटी जिसको ख़त्म होना चाहिए, जो अभी भी मौजूद है, तो वो उसी तरह से कंटिन्यू रहेगी और ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। तो बहरहाल ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।